जय हिंद दोस्तों। ग्लोबलाइजेशन के बाद 1991 से 15 मास मार्केट कार कंपनीज ने इंडिया के अंदर अपनी कार्स बेचने के लिए एंटर किया था, जिनमें दो बड़े अमेरिकन जायंट्स फोर्ड और शेवरोलेट भी शामिल था। लेकिन इन दोनों ने ही बिलियंस ऑफ डॉलर की लॉस उठाने के बाद इंडिया में अपनी बिजनेस क्विट करके जा चुके हैं और आज के समय इंडिया में सिर्फ एक यूएस ब्रांड बचा हुआ है, जीप, जिसका मार्केट शेयर सिर्फ 0.1% है। इवन टू व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो यहाँ भी अमेरिकन कंपनीज का सफर अच्छा नहीं रहा है, जैसे कि हार्ली डेविडसन, जो हमेशा से ही बाइकर्स की फेवरेट कंपनी रही है, वो भी 2020 में 90 करोड़ की लॉस करवाने के बाद इंडिया में अपनी ऑपरेशंस बंद करके हीरो मोटर्स को सभी जिम्मेदारियां देकर एग्जिट ले चुकी है। और जो हार्ले की बाइक्स आज मार्केट में इक्का दुक्का दिखती है, वो हीरो मोटर्स ही बनाती है और सर्विस भी वही खुद देखते हैं। और ऐसे ही एक और अमेरिकन टू व्हीलर ब्रांड यूएम मोटरसाइकिल ने भी 1.5 बिलियन डॉलर की लॉस करने के बाद इंडियन मार्केट से एग्जिट ले ली है। लेकिन अमेरिकन ऑटो ब्रांड्स की डाउनफॉल सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी कार मार्केट चाइना से भी अमेरिकन ब्रांड्स की हाथ फिसलते जा रहा है। जैसे 2023 में जनरल मोटर्स को टोटल 334 मिलियन डॉलर की लॉस हुआ था और रिसेंटली 2024 की अक्टूबर से दिसंबर के बीच जनरल मोटर्स ने खुद टोटल 2.96 बिलियन डॉलर की लॉस रिपोर्ट की है। और तो और चाइनीज एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की रिपोर्ट कार्ड के अकॉर्डिंग 2024 में अमेरिकन कार ब्रांड्स की चाइना के अंदर 19.2% की सेल्स में डिक्रीज हुई है, जिसमें टेस्ला भी इंक्लूडेड है। इवन अगर यूरोप की न्यू कार रजिस्ट्रेशन डेटा शीट को भी देखी जाए तो वहां भी 2024 में फोर्ड की 17% सेल डिक्रीज हुई है प्रीवियस ईयर के मुकाबले, और ऐसे ही क्रिसलर की 27%। इवन शेवरोलेट ने तो 2015 में ही लो सेल्स के चलते यूरोप से अपनी ऑपरेशंस विड्रॉ कर चुकी है। और अगर आप ब्राजील, मैक्सिको, कनाडा और मिडिल ईस्ट की कुछ स्पेसिफिक देशों को छोड़ दे तो दुनिया भर के ऑटोमोबाइल मार्केट्स पर आपको जापानीज, कोरियंस और जर्मन ब्रांड्स ही डोमिनेट करता हुआ दिखाई देगा, चाहे वो देश खुद जापान हो, सीरिया हो या फिर सेंट्रल अफ्रीका की कोई देश। अब देखो, ये सब सुनने के बाद हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल खड़े होते, जैसे कि अमेरिकन ऑटोमोबाइल कंपनीज की डोमिनेंस वर्ल्ड की लार्जेस्ट कार मार्केट्स के अंदर इतनी खराब क्यों है, जैसे कि चाइना, यूरोप, जापान एसेट्रा, जबकि अमेरिका वो देश है जिसके टेक कंपनीज के बिना इंटरनेट यूजलेस है। और अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, ये भी अमेरिका की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है। दूसरी, क्यों अमेरिकन ऑटो ब्रांड्स इंडिया जैसी फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑटो मार्केट में फेल्ड हो गई है, जबकि सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज की ट्रेंड खुद फोर्ड ने ही स्टार्ट किया था इंडिया के अंदर। और आजकल ट्रम्प जो नीति अपना रहा है टैरिफ लगा कर, इससे अमेरिकन ऑटोमोबाइल ब्रांड्स पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में अमेरिकन ऑटो कंपनीज की इन्हीं प्रॉब्लम्स पर इन डेप्थ बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आओ सबसे पहले जानते हैं कि क्यों अमेरिकन ब्रांड्स इंडिया जैसी फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑटो मार्केट में पूरी तरीके से फेल्ड हो गया है। देखो, शेवरोलेट की टवेरा और फोर्ड की इकोस्पोर्ट, आइकन और एंडेवर ने इंडियन मार्केट में अपनी अपनी सेगमेंट के अंदर अच्छा खासा ब्रांड वैल्यू क्रिएट किया था। लेकिन कॉम्पैक्ट एसयूवी और हैचबैक सेगमेंट की मिस कैलकुलेशन के चलते इन दोनों अमेरिकन ब्रांड्स को इंडिया से हाथ धोना पड़ा। 2011 में जब महिंद्रा ने XUV 500 को लॉन्च किया और रेनो ने 2012 में डस्टर को, तब से इंडिया के अंदर कॉम्पैक्ट एसयूवीज की मार्केट राइज होने लगा था। और इस सेगमेंट में बूम लाया खुद फोर्ड ने अपनी इकोस्पोर्ट 2013 में लॉन्च करके, जो इंडिया की फर्स्ट सब 4 मीटर एसयूवी थी। लेकिन जब इंडिया में नेक्सॉन, क्रेटा और XUV 300 जैसी गाड़ियां लॉन्च हुई, तब फोर्ड ने इस सेगमेंट पर अच्छे से फोकस नहीं किया और ना ही उनके पोर्टफोलियो में ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल थे। इवन ये सेम स्ट्रेटेजी सेवी ने भी फॉलो कर रखा था। उनके स्पार्क और टवेरा बिके तो थे, लेकिन वो दोनों ही अलग अलग सेगमेंट की गाड़ी थी। जैसे स्पार्क एक हैचबैक थी और टवेरा एक एमयूवी। और तो और शेबी की पोर्टफोलियो में एक भी कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं था। हाँ, इन दोनों अमेरिकन ब्रांड्स के पास प्रीमियम सेगमेंट में एसयूवीज तो था, लेकिन वो भी हमेशा अपनी कंपटीशन में मिलने वाली गाड़ियों से पीछे रहा इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, मेंटेनेंस एसेट्रा। अमेरिकन ऑटो ब्रांड्स की इंडिया में फेल्ड होने की दूसरी सबसे बड़ी रीजन है मार्केट को ना समझना। देखो, इंडिया हमेशा से ही एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट रहा है। इंडिया में लोग फ्यूल एफिशिएंट, लो मेंटेनेंस और अफोर्डेबल कार सबसे ज्यादा प्रीफर करते हैं। सो इसी वजह से स्टार्टिंग से ही मारुति सुजुकी, ह्यूंडई और टाटा महिंद्रा जैसे कंपनीज ने अफोर्डेबल, बजट ओरिएंटेड कार्स ही लॉन्च की है इंडिया में, जबकि फोर्ड ने आइकन और इको स्पोर्ट्स को हटाकर हमेशा ही गलत प्राइस पॉइंट में गाड़ी लॉन्च की है, जैसे कि फिएस्टा, फ्रीस्टाइल, मोडियो एसेट्रा। और शेवरोलेट की बात करें तो उसके कार्स एक तो आउटडेटेड थे ही सेगमेंट के अंदर, ऊपर से सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की भी अवेलेबिलिटी बहुत कम थी, स्पेशली छोटे सिटीज के अंदर, जिसके चलते कस्टमर्स इनके गाड़ियों को इग्नोर करने लगे। इंडिया में अमेरिकन कंपनीज फेल्ड होने की तीसरा सबसे बड़ा रीजन है एडॉप्शन और ट्रस्ट को ग्रैब नहीं करना। देखो, जापानीज और कोरियन ब्रांड्स ने हमेशा से ही इंडियन कंडीशन के हिसाब से गाड़ियां लॉन्च की है,
जैसे कि i10, सेंट्रो, ऑल्टो 800, वैगनर एसेट्रा। और फिर जब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की राइज हुआ तब भी जापानीज और कोरियन कंपनीज ने इंडियंस के नीड को अडॉप्ट किया और उस बेसिस पर गाड़ियां लॉन्च की, जैसे कि सेल्टोस, ब्रेजा, क्रेटा एसेट्रा, जो कम पैसों में पावर और लग्जरीनेस, हाई ग्राउंड क्लियरेंस और तो और इजी टू मेंटेन जैसी सभी ऑप्शंस दे रहे थे। बट फोर्ड और शेबी ने ये नहीं कर पाया। फोर्ड का फिगो और शेबी का बीट कुछ टाइम तक बिका तो था, लेकिन कंपटीशन बढ़ने की वजह से इनकी सेल्स गिर गए। ऊपर से जापानीज और कोरियन ब्रांड्स हमेशा ही रिलायबिलिटी फैक्टर में ट्रस्ट गेन करने में टॉप पर रहा है पूरी दुनिया के अंदर, जो कभी भी फोर्ड, शेबी और जीप ने इंडिया में बिल्ड नहीं कर पाया। और देखो, सच बात कहा जाए तो अमेरिकन कार ब्रांड्स दुनिया में अपनी रिलायबिलिटी को लेकर बहुत ज्यादा बदनाम है। और अगर प्रेजेंट में जीप की हालत देखी जाए, जो इकलौता अमेरिकन ब्रांड्स है इंडिया में, तो वो भी उस प्राइस सेगमेंट में घुसकर बैठा है जिस बजट में गाड़ियां बिकती ही नहीं है, या तो उससे ऊपर बिकती या फिर नीचे। बट अमेरिकन कार ब्रांड्स की डाउनफॉल सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि साउथ अमेरिका और मिडिल ईस्ट के कुछ देशों को छोड़कर अमेरिकन कार कंपनीज अब दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मार्केट चाइना और दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट यूरोप से भी अपना मार्केट शेयर लूज करते जा रहा है, जहां एक समय वो डोमिनेट किया करते थे। जैसे 31 अक्टूबर 2022 को जीप ने चाइना के अंदर बैंकरप्सी फाइलिंग कर दी और जो जॉइंट वेंचर स्टेलेंटिस और ग्वांगो ऑटोमोबाइल ग्रुप के बेस चल रहा था उसको कम्प्लीटली बंद करना पड़ा, क्योंकि कोविड से पहले जो 2 लाख प्लस यूनिट्स की सेल जीप को मिल रहा था वो 2022 आते आते 2000 यूनिट से भी नीचे आ गया। लेकिन चाइना के अंदर आईसी इंजन में सबसे ज्यादा डोमिनेट करने वाली कंपनी थी अमेरिका की जनरल मोटर्स, जो 2017 में 4 मिलियन व्हीकल्स चाइना में सेल किया करती थी। लेकिन ये नंबर्स 2024 एंड होते होते सिर्फ 1.8 मिलियन यूनिट्स पे चला आया। इवन 2024 के क्वार्टर 4 में खुद जनरल मोटर्स ने $2.96 बिलियन की लॉस रिपोर्ट किया है, और ये भी बताया है कि बाकी क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में उनको जॉइंट वेंचर के अंदर टोटल $334 मिलियन की लॉस हुई है। और इसी वजह से अब जनरल मोटर्स जॉइंट वेंचर की वैल्यू को 2.6 बिलियन से 2.9 बिलियन डॉलर्स तक कम कर दिया है। लेकिन जनरल मोटर्स वापस से चाइना में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें उनको टोटल $2.7 बिलियन की एक्स्ट्रा खर्चा होने वाली है, और इस इन्वेस्ट से रिटर्न क्या होगा वो किसी को नहीं पता। और अगर तुम लोगों को लग रहा है कि टेस्ला चाइना के अंदर डोमिनेट कर रहा है तो ये ख्याल निकाल फेंको, क्योंकि टेस्ला को 2025 की जस्ट 2 महीने के अंदर अंदर 11.5% का डिक्रीज फेस करना पड़ा है सेल्स में। इवन कंपटीशन की वजह से उनको 2 बार मॉडल 3 और मॉडल वाई की प्राइसिंग भी चेंज करना पड़ा है। और आज के समय चाइना में टेस्ला को अपनी गाड़ियां यूएस मार्केट के मुकाबले 32 से 24% कम प्राइस में बेचना पड़ रहा है ड्यू टू हाई कंपटीशन। अब देखो, अमेरिकन कार ब्रांड्स को चाइना के अंदर डाउनफॉल का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि चाइनीज कंपनीज और उनके गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरीके से उनको इस्तेमाल किया है। चाइनीज गवर्नमेंट ने 1994 में ही अपनी ऑटो पॉलिसीज को चेंज करके कुछ लेवल सेट कर दिया था, जैसे कोई भी बाहर से आई हुई ऑटोमोबाइल ब्रांड्स बिना जॉइंट वेंचर किए चाइना के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, और उसमें भी उन फॉरेन ब्रांड्स को मैक्सिमम 50% ही स्टेक की लिमिट मिलेगी। दूसरी चेंज था, बाहर के ब्रांड्स को चाइना में ही पार्ट्स सोर्स करनी पड़ेगी और 80% लोकल मेड पार्ट्स ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इवन इसके अलावा चाइना में भी इंपोर्ट पर इंडिया जैसा ही भारी टैक्स इम्पोज कर रखा है उनके गवर्नमेंट ने, ताकि लोकल ब्रांड्स को ज्यादा से ज्यादा सेल मिले। लेकिन चाइनीज ऑटो ब्रांड्स ने सबसे ज्यादा जंप मारा ईवी सेगमेंट में, बिकॉज चाइनीज ऑटो ब्रांड्स को पता था कि आईसी इंजन में वो जापानीज और जर्मन ब्रांड्स को कभी भी टक्कर नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने दूसरा अपॉर्चुनिटी ढूंढा जहां उन्हें ईवी सेगमेंट दिखा, क्योंकि ईवी में कुछ मेजर डेवलपमेंट्स नहीं हो रहा था। तो इसीलिए चाइनीज गवर्नमेंट ने पोल्यूशन का नाम लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को दबाकर प्रमोट किया, और इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को 2009 से 2022 तक $27 बिलियन का सब्सिडरी दिया और साथ में टैक्स ब्रेक्स भी दिया, जिसमें BYD को $3.6 बिलियन की सब्सिडरी मिला था 2018 से 2022 तक। और आज BYD पूरी दुनिया में फेमस है टेक्नोलॉजी और वैल्यू फॉर मनी कार्स की वजह से। और अगर दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट मार्केट यूरोप की बात की जाए तो यूरोप के अंदर भी फोर्ड की कुछ मॉडल्स और टेस्ला के अलावा बाकी अमेरिकन ब्रांड्स की गाड़ियां मुश्किल से ही दिखाई देती है। यूरोप के अंदर 1960s में जब इकोनॉमिक बूम आया और लोगों की इनकम बढ़ने लगा, तभी से यूरोप के लोगों ने अमेरिकन फुल साइज कार्स को खरीदने के बजाय अपनी देश के ही कॉम्पैक्ट कार्स को खरीदने लगे, क्योंकि उन अमेरिकन फुल साइज कार्स को यूरोप के लोग लग्जरी कॉम्पैक्ट कार्स की तरह देखते थे, क्योंकि वो इम्पोर्टेड होने की वजह से काफी महंगा पड़ता था यूरोप के अंदर। फिर उसके बाद 1973 में जैसे ही ऑयल क्राइसिस आया तो फ्यूल के प्राइसेस यूरोप के अंदर रॉकेट की तरह उड़ने लगा, जिससे लोग अमेरिकन कार्स को और ज्यादा इग्नोर करते गए।
क्योंकि यूरोपियन ब्रांड्स जो गाड़ी 1 लीटर इंजन के साथ ऑफर करता था, वो सेम सेगमेंट की गाड़ी अमेरिकन ब्रांड्स 2.5 लीटर से 3 लीटर की इंजन लगाकर सेल करता था, जो फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा करने के साथ साथ पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा करता था। और तो और वो गाड़ियां उनके यूरो नॉर्म्स को भी वायलेट कर देते थे। इसके अलावा भी अगर कोई एक अमेरिकन गाड़ी यूरोप में खरीद भी लेता है तो उसको वो गाड़ी रोड्स पर चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यूरोप के 90% रोड्स बहुत ज़्यादा नैरो है, जो ह्यूज अमेरिकन कार्स के लिए एकदम ही सूटेबल नहीं है। और जो कंटिनेंट खुद BMW, ऑडी और मर्सिडीज जैसी स्टेटस सिंबॉलिक ब्रांड्स को ओन करते हैं, तो उनको और क्या ही ज़रूरत पड़ेगा अमेरिकन मसल कार्स की, जो जर्मन और जापानीज कार्स के मुकाबले बहुत ही कम रिलायबल है। इवन ऐसे ही जापान के अंदर भी उनके की कार कंसेप्ट और उनके नैरो रोड्स के चलते अमेरिकन ब्रांड्स की कोई भी बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और तो और जापान वो देश है जहां दुनिया की सबसे ज्यादा रिलायबल कार बनाई जाती है टोयोटा, होंडा और सुजुकी जैसे जायंट्स के द्वारा। लेकिन अब शायद अमेरिकन ब्रांड्स की कार इंडिया में वापस आ सकता है, क्योंकि ट्रम्प जब से प्रेसिडेंट बना यूएस की, तब से वो हर आए दिन उन देशों को टैरिफ की धमकियां देते रहते हैं जो अमेरिकन ब्रांड्स पर भारी इंपोर्ट टैक्स चेप कर बैठा है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। और ट्रम्प ये धमकियां इसीलिए भी दे रहा है क्योंकि अमेरिका के अंदर इंपोर्ट ज्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम, जिससे अल्टीमेटली लॉस होता है अमेरिका को। लेकिन अगर टैरिफ की डर से इंडिया में टैक्स वगैरह कम कर दी जाती है अमेरिकन ब्रांड्स के लिए, तो फिर भी अमेरिकन कार ब्रांड्स को यहाँ पर सरवाइव करने में मुश्किल होने वाला है, क्योंकि एशिया से लेकर यूरोप पोल्यूशन के सख्त खिलाफ है और यहाँ पर नॉर्म्स बहुत ज्यादा टाइट है यूएस के मुकाबले। तो ऐसे में यूएस कार कंपनीज को इंडियन मार्केट के लिए स्पेसिफिकली R&D करनी पड़ेगी। उनको अपने अमेरिकन दिमाग हटाकर यूरोपियन और जापानीज दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाकर शायद वो टिक पाएंगे इंडिया या फिर एशिया के अंदर। और तो और टैरिफ से अमेरिकन कार ब्रांड्स को ही सबसे ज्यादा फटका लगेगा, क्योंकि वो अमेरिकन कंपनी होते हुए भी मेक्सिको, कनाडा और जर्मनी से ही गाड़ियां बनाकर इंपोर्ट करते हैं यूएस के अंदर, जिससे यूएस को लॉस होता है बिजनेस में। तो बस यही थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट है आपका तो प्लीज कमेंट में बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।